नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक असमंजस वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर टोटल सांसदों की संख्या लोकसभा के अंदर 292 की है। एक सामान्य बहुमत से थोड़ा ज्यादा, यानी कि आराम से 5 साल सरकार चलने वाली बहुमत है। मिलजुल करके चला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत और सरकार गिरने का कोई डर नहीं है। यानी कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं बहुमत में, एनडीए गठबंधन के बहुमत से। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने का कार्य चल रहा है, इसका एक गलत प्रभाव देश के ऊपर पड़ रहा है और वह साफ दिख रहा है, जिसकी कीमत एनडीए गठबंधन के हर घटक दल को चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को तहस नहस किया गया, 60 विधायकों को और 20 सांसदों को। 60 विधायकों को कोर्ट से मान्यता मिल गई। कोर्ट ने हर चीज को नजरअंदाज करके, अपनी दी हुई टिप्पणी को भी नजरअंदाज करके मान्यता दे दी। किसके दबाव में दिया, क्यों दिया, क्या वह वाकई सटीक थे, इससे कोई भी मतलब नहीं, बस दे दिया, इतना ही समझ लीजिए। इसके आगे कोई सवाल कोई नहीं पूछ सकता। सवाल पूछेगा तो कहा जाएगा कि न्यायपालिका का विरोध कर रहे हैं और न्यायपालिका का अपमान है। ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है। यह चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, उनके न्याय में सच्चाई और ईमानदारी नहीं झलक रही है। इसलिए न्यायपालिका में ताला मार करके इन जजों को घर भेज देना चाहिए कि जा करके हरि कीर्तन करते रहो और राम नाम का गुणगान, मोदी का गुणगान गाते रहो। क्योंकि इस देश पर ऐसे लोग धब्बा बन गए हैं, एक जो लगातार सवालों में खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस पर भरोसा जताएं? जब एक दूसरे पर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। यह सोचते हैं कि वहां न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तो छोड़िए, वहां तो आपकी दलील सुनी भी नहीं जाती और फैसले सुना दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए। इसका मतलब हम यह मान ले और यह जान ले कि न्यायपालिका भी चाटुकारिता में लग गया है, पैसे कमाने में लग गया है और बैडमिंटन खेलने में लग गया है। यानी कि उसके पास न्याय के लिए वक्त नहीं है, गुलामी के लिए बहुत सारा वक्त है और गुलामी करते हुए बहुत से लोग देखे भी जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनके फैसले में पक्षपात झलकता है तो उसे गुलामी ही कहा जाता है। इस बेस पर मैं यह बातें कह रहा हूं। यानी कि अब हम न्यायपालिका से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस देश में जो एक संवैधानिक तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से, क्या चुनाव आयोग करा रहा है? तो चुनाव आयोग 19 से ही पारदर्शित नहीं करा रहा है और 2019 से उसकी जो विश्वसनीयता आम लोगों के बीच है वह खत्म होती जा रही है। और खत्म होते होते ऐसा हो गया कि अब 0 नहीं -0 में आ गया। एक CSDS के सर्वे के अनुसार 2019 के अंदर जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सर्वे हुआ तो CSDS सर्वे जो है वह सरकार की संस्था है, वह कहती है कि 52% लोग विश्वास करते हैं चुनाव आयोग पर, यानी कि आधा से ज्यादा, यानी कि वोट प्रतिशत में है विश्वास लायक। लेकिन जिस चुनाव आयोग के ऊपर देश का 48% लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, इसका मतलब वह विश्वसनीय नहीं है। यह चुनाव में भी दिखा, लेकिन न्यायपालिका ने कोई संज्ञान नहीं लिया। चुनाव में धांधलियों के बहुत सारे सबूत ADR की तरफ से दिए गए,
लेकिन सुना नहीं और सरकार भी बन भी गई, खत्म भी हो गई कार्यकाल। फिर 24 का चुनाव आता है। CSDS का सर्वे कहता है कि 25% लोग विश्वास करते हैं चुनाव आयोग पर। और अब क्या कहेंगे? 0 इज इक्वल टू -0 या बड़ा बड़ा 0, जो भी समझ लीजिए। आप समझ सकते हैं कि SIR के तहत कैसे नाम कट रहे हैं, कैसे बाकी चीजें हो रही हैं, कैसे काउंटिंग हो रही है, कैसे CRPF पैरामिलिट्री फोर्स लगा जा रही है, यह सब कुछ आप देख सकते हैं। SIR एक सोची समझी साजिश था इस देश के ऊपर नागरिकता चेक करने का। और हकीकत यह कहे कि नागरिकता अगर साबित कर रहा है या पूछ रहा है चुनाव आयोग, तो पहले उसे यह बताना चाहिए कि उसके पास नागरिकता का सर्टिफिकेट है, या इस सरकार को बताना चाहिए, उस प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, राष्ट्रपति को बताना चाहिए कि उसके पास नागरिकता का सर्टिफिकेट है क्या। कहते हैं कि 10 का सर्टिफिकेट दिखा दो, डिग्री दिखा दो, अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। और जिसके पास डिग्री ना हो, जिसके पास माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है? क्या 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से आज तक की किसी भी सरकार ने यह सोचा या यह सोचना मुनासिब नहीं समझा कि इस देश के एक एक व्यक्ति को नागरिकता सर्टिफिकेट दे दे? अगर नहीं सोचा तो यह क्यों सोचा कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी लोगों को? क्यों यह सोचा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के नाम काट दो? क्यों इस सोचने पर मजबूर हुई कि 65 लाख बिहार में नाम काट दो, 91 लाख बंगाल में नाम काट दो, करोड़ों नाम काट दो? क्यों? किस बेस पर? कि उनके पास वह पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कि उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इस बेस पर यह सरकार नाम काट देगी और चुनाव आयोग काट देगा। फिर तो यह अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट इनके पास है तो यह नागरिकता है, नागरिक है, और जिसके पास नहीं हुआ नागरिक नहीं है। तो फिर जिसके पास नहीं है वह कहेगा कि तुम भी नागरिक नहीं हो, और एक टकराव होगा तो परिस्थिति क्या होगी? कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, आखिरी क्षण में कुछ भी हो सकता है जब लोगों पर क्रूरता बढ़ती है। तो इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसे यह देखना भी चाहिए। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नाम तो कट गए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नाम विपक्ष के लोगों के ज्यादा कटे, वोटरों के, जो इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे, विपक्ष को वोट करते थे। उनके वोट चुन चुन करके काटे गए हैं। अगर काटे गए हैं तो यह बड़ी चिंता का विषय है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर भी नहीं जीत पा रही है, और जब नहीं जीत पा रही है तो पार्टियों को तोड़ रही है। उसी का शिकार TMC ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में हुई है। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एक चुनौती दे रही है, खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें दबाने का हर प्रयास, संभव प्रयास किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। सुरक्षा पहले ही यह सरकार हटाती है ताकि अपने आप को असुरक्षित इंसान महसूस करे और इनके कदमों में गिर जाए, लेकिन ममता तो कदमों में झुकने को तैयार ही नहीं है, इन्हें चुनौती दे रही है जो आने वाले वक्त में इन्हें भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को फिर एक बार तोड़ दिया गया और पूरी पार्टी छीनने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 16 विधायक, 6 सांसद और 29 उसके वह है पार्षद हैं। अब ऐसे में अगर छीना जाता है तो पूरी पार्टी छीन ली जाएगी। तो एक चुनौती उद्धव ठाकरे को हो जाएगा कि वह कैसे अपना पार्टी बना पाएंगे फिर दोबारा या नहीं बना पाएंगे, एक बड़ी चुनौती। लेकिन शरद पवार की भी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनके भी 8 में 6 सांसद संपर्क में आ चुके हैं। पता नहीं कितने कितने में बिक रहे हैं, या सारी चीजें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की टूटने की कगार पर है। अब इन सब के बाद भी मोदी का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। 362 सांसदों की सोच डिलिमिटेशन के लिए नहीं पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इनका सारा पोल पट्टी खुल जा रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन को तोड़कर भी या अपने मकसद क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इसका संदेश जो आम लोगों में जा रहा है एनडीए गठबंधन के घटक दलों के अंदर, कि क्या वह सहयोगी दल भाजपा के जो है वह सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कल को आप हमारे साथ भी करोगे। तो एनडीए गठबंधन पर सवाल उठ रहा है
और उस सवाल के जवाब में जनता आक्रोशित है। जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नीतीश नायडू को नुकसान होगा और नीतीश नायडू बड़ी समस्या के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से यह सरकार बनी और इन्हीं के सहयोग से यह सब कुछ तोड़े जा रहे हैं। एक विलन के रूप में आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। डिलिमिटेशन बिल अगर पास हो जाता है तो चंद्रबाबू नायडू का विरोध बढ़ चढ़ करके साउथ में होगा, जो चंद्रबाबू नायडू की अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता है उनके। अब ऐसे में डिलिमिटेशन बिल पास करके भी मोदी लागू कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि साउथ इसे मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो साउथ ही था जिसके वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को झुकना पड़ा और डिलिमिटेशन को रद्द करना पड़ा था। ऐसे में मोदी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि सभी टूट के इनके साथ आ जाए, विपक्ष रहे ना, लेकिन यह संभव नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी में दरार पड़ गया है। दो भागों में बट गई है पार्टी। अब वह पार्टी बचाए या नेताओं को समझाए। नेताओं को समझाना और पार्टी को एकजुट करने में उन्हें दो काम करने पड़ेंगे। पहला, सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटाना पड़ेगा और संजय झा को लेकर के पार्टी को बैठा करके बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी पार्टी संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष से हटाना चाहती है और आधी पार्टी संजय झा को रखना चाहती है। ऐसे में समझा बुझा करके बात बन सकती है, लेकिन सम्राट चौधरी अगर सीएम की कुर्सी पर रहे तो आज नहीं कल दरार बहुत बड़ा हो जाएगा जेडीयू के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को हटा दी है और जेडीयू को नंबर 2 की पार्टी बना करके छोटे भाई के रूप में रखना चाहती है। जेडीयू की सत्ता कभी नहीं आएगी अगर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, और नीतीश कुमार 2030 के बाद जब सक्रिय नहीं रहेंगे राजनीति में तो जेडीयू कई टुकड़ों में बट जाएगी और वह अभी बटती हुई नजर आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।